तो हमारी ये हेडिंग थी कि डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें हमने दो मेन डेवलपमेंट्स देखा था कि पढ़नी है हम लोगों को। फर्स्ट, क्या नाम था महक फर्स्ट का, याद है? बताओ, पढ़ चुके अपन। ड्यूल नेचर ऑफ, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसका क्या मतलब है? तो ड्यूल नेचर का क्या मतलब है वो समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं। दूसरी डेवलपमेंट जो हुई थी वो क्या थी? क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, इसी में हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे इसके रिजल्ट से। इसका पीडीएफ नहीं आपने भेजा? इसका भेजा है बेटा, जो आज वाला है उसी में है इसका। देखो ओके जरा, उसके नीचे है। तो जितना पोर्शन आज मैंने आपको कराना है वो ऑलरेडी जो पीडीएफ भेजा है उसमें सारा है, ठीक है? बट वो समझ में तभी आएगा जब ये लेक्चर लगा लोगे, तो लेक्चर पे ध्यान दोगे। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई थी जिसके कारण बोहर मॉडल आया। बोहर मॉडल की डेवलपमेंट्स हैं, और हमने ये भी देखा था कि रदरफोर्ड मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। उसमें जो मेन ड्रॉबैक था कि एटम की स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन हो पाई थी। वो ये वाली डायग्राम याद होगी आपको कि जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो जो मैक्सवेल था वो उसने ये बोला था, एनी पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन इट विल गो ऑन एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ही उसने बताया था। अभी बताऊंगी। एनर्जी वो छोड़ता जाता है, तो उसका जो पाथ है वो छोटा होता जाना चाहिए। अल्टीमेटली इट शुड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। तो हमने देखा कि यार ऐसा तो होता ही नहीं है, एटम इज़ वेरी स्टेबल। इसका मतलब कहीं ना कहीं रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ बड़ी गड़बड़ थी। इसी के कारण ये डेवलपमेंट्स हुई जिसके कारण बोहर का मॉडल आया। एनीवेज, तो हम फर्स्ट से हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है ड्यूल नेचर ऑफ। अब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मैं हर बार पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं डालूंगी, ईएम डालूंगी। ड्यूल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशंस, ठीक है? ये हमने पहले समझना है। तो ये टॉपिक समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईएम रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या मतलब है ना? उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेडिएशन क्या होती है। बहुत बार ये तुम लोग वर्ड सुनते हो ना, रेडिएशंस निकल रही हैं, माइंड में यही आता है सन एनर्जी भेज रहा है अर्थ पे, रेडिएशंस के थ्रू ही है। तो रेडिएशन बेसिकली क्या है? एमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर, बेसिकली वो चीज़ रेडिएशन कहलाती है। हमें रेडिएशन जनरल वर्ड पता चल गया। अब ईएम रेडिएशन क्या होते हैं, तो पहले इसके पीछे मैं तुमको थोड़ा सा बता देती हूँ। वही साइंटिस्ट था बेटा जेम्स मैक्सवेल, जब ये सारी रिसर्च चल रही थी ना, तो जेम्स मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था। वो रिसर्च कर रहा था यही सारे फिनोमिना पे। तो उसने ये देखा कि कोई भी जो चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल फिर जब भी दिमाग में आए कोई भी हो सकता है, मेट बी इलेक्ट्रॉन, मेट बी प्रोटॉन। अच्छा, मुझे एक चीज़ का आंसर देना, जसप्रीत बताएगी, अल्फा पार्टिकल्स क्या चार्ज्ड पार्टिकल्स में आ सकते हैं? बोलो। अल्फा पार्टिकल जसप्रीत हमने लास्ट टाइम किया था, क्या होते हैं बता सकते हो? क्या मैम होते? अल्फा पार्टिकल
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, उन पे पॉजिटिव एक्सक्यूज मी, तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रल तो होते नहीं है वो, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है। तो मैक्सवेल ने बोला कि कोई भी चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड, if any charge particle is under acceleration, तो that will emit alternating, ये उसने बताया था मैक्सवेल ने, alternating इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या देखा उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये सारा देखा इन फॉर्म ऑफ वेव्स। उसने देखा कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल को मूव हो रहा है और उसमें एक्सेलरेशन आ रही है, इट इज मूविंग अंडर एक्सेलरेशन, या हमने उसको बोल दिया व्हेन एक्सेलरेटेड, तो वो ना लगातार जो भी पार्टिकल है, मान लो ऐसे वो एक्सेलरेट कर रहा है, मेड बी सर्कुलर मोशन, मेड बी एनी काइंड ऑफ मोशन, इट शुड बी अंडर एक्सेलरेशन। तो क्या ऑब्जर्वेशन थी कि ये कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसमें से निकलते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जब ये एक्सेलरेट हो रहा है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकलते जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। उसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। मैंने तुमको पिछली बार वीडियो ऑन करके भी दिखाया था, डायग्राम भी बनाई थी, तो मैं दोबारा बना रही हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेसिकली बेटा क्या होते हैं, जैसे ये 3 एक्सिस है मान लो, ठीक है, और ये तुम्हारा पाथ है आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने का मतलब पाथ ऑफ प्रोपेगेशन बोलते हैं, प्रोपेगेशन मीन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको हम अलग अलग कलर से दिखा देते हैं। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे 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 ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट समझते हो ना, ऐसे 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 मूव हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन को वेव आगे, जिस डायरेक्शन को मुझे बोलना चाहिए रेडिएशन आगे जा रही है, ये ब्लैक वाले को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे दिया। तो ये उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, रेडिएशन तुम्हारी आगे को जा रही है और ये ऐसे उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता उसके साथ जा रहा है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली इसको दिखाओ तुम, ये ब्लू कलर डोमिनेंट, कौन सा कलर दिखाएं जो चमकेगा यहाँ पे, चलो लेट मी यूज लाइट ब्लू, देखते हैं। हाँ, अब ये देखो, अब ये जो मैंने ब्लू वाला बनाया है, ये मैंने बना दिया मैग्नेटिक फील्ड। क्या तुम लोग ये समझ पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 था, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके परपेंडिकुलर है? समझ पा रहे हो कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? यस। और क्या ये समझ पा रहे हो कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारी रेडिएशन आगे बढ़ रही है, उसके भी दोनों परपेंडिकुलर है? बोलो, तीनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं। दिखाऊं ऑन करके या क्लियर है? बोलो बेटा, एक मिनट में पेन लेके आती हूँ। ये जो हमने बनाया है ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। जैसे लेट मी शो यू अगेन, ध्यान से देखना इस बार। देख पा रहे हो तुम लोग मुझे? ये देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारी पाथ ऑफ प्रोपेगेशन है, इधर को मूव कर रही है रेडिएशन, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे उसके साथ साथ सारा मैग्नेटिक फील्ड है। और ये ब्लैक वाला मान लो हो गया, इसको इलेक्ट्रिक मान रहे हो तो ये मैग्नेटिक, इसको मैग्नेटिक मान रहे हो तो ये इलेक्ट्रिक। तो ये क्या, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और आपस में भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या बोलूँगी, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है एंड एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ प्रोपेगेशन। समझ में आई बात?
बोलो। Yes, ma'am. बेटा दोनों हाँ ना कर दिया करो, फिर मुझे ऐसे पता नहीं चलता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, हमें पता चल गया रेडिएशन क्या है। रेडिएशन बेसिकली एनर्जी है एक। तो रेडिएशंस विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of propagation. path of propagation मतलब डायरेक्शन में जिसमें आगे मूवमेंट हो रही है, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये तो हुई EM रेडिएशंस। तो हमने टॉपिक क्या पढ़ना है, हमने टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर। तो हमें पहले देखा रेडिएशन क्या है। रेडिएशन क्या है, एनर्जी का ट्रांसमिशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोल रहा है, क्योंकि उनके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ था, इसलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल दिया। अब हमने देखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM रेडिएशन। बहुत आसान सा टॉपिक है और इसमें से ना आपको थ्योरी आने के कम चांस होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल आएंगे। कैसे न्यूमेरिकल आएंगे वो भी हम 10 मिनट इस थ्योरी पे लगाएंगे, फिर तुमको न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक तो बेटा पहला तो जो इसकी डेफिनेशन है वही पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि EM रेडिएशंस, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, तुमको नोट्स दे रखे हैं, जस्ट थोड़ा समझाऊंगी। EM radiations has electric field as well as magnetic field associated with them. परपेंडिकुलर वाला फंडा साथ में आ जाएगा। ये पहला करैक्टर हो गया कि EM रेडिएशंस दे करैक्टर की ने मतलब ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ, डिटेल च देख रहे हैं ਆਪਾਂ। अच्छा ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 9-10th ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਟਰ ਵੇਵਸ पढ़िया होंगी, एंड यू माइट बी नोइंग दैट साउंड वेव्स वगैरह उनको एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, पढ़ा है ये। जबकि जो EM रेडिएशंस होते हैं आपके, उनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। तो दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेते हैं। ये इनकी मतलब प्रॉपर्टीज है। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहती हूँ बेटा, ये जो पहला हमारा टॉपिक था ना, ड्यूल नेचर ऑफ EM रेडिएशंस। ड्यूल का मतलब क्या होता है, ड्यूल का मतलब डबल, दो तरह से बिहेव करना। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि वो कभी कैसा उसका नेचर होता है, घर वालों के साथ डिफरेंट नेचर है, बाहर वालों के साथ डिफरेंट नेचर है ना, बहुत बार ऐसी चीज़ें हम लोग सुनते हैं। तो ड्यूल नेचर मतलब दो तरह की नेचर है। ये जो ड्यूल नेचर है ये ही बोहर के मॉडल का बेस बना था। तो ड्यूल नेचर में मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी कि जो EM रेडिएशंस है ना, वो वेव जैसा भी बिहेव करती हैं और वो पार्टिकल जैसा भी बिहेव करती हैं। ये टॉपिक है हमारा। कोई भी जैसे रेडिएशन है वो किसकी बनी हुई है, दो फंडे मेन निकल के आते हैं कि हो सकता है कि वो वेव जैसा बिहेव कर रही हो, एक वेव हो सकता है कि वो पार्टिकल्स की बनी हो। ठीक है, तो ये दो लाइंस में पढ़ाई की जाती है। तो अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि वो एक्चुअल में पार्टिकल जैसी हैं या वेव जैसी हैं। तो हम ये मान के चलते हैं, अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है वो ये मान के चलती है कि EM रेडिएशंस दो तरह से बिहेव करती है। कई फिनोमिना उसको वेव मान के एक्सप्लेन होते हैं, कई फिनोमिना EM रेडिएशंस के तब एक्सप्लेन कर पाते हैं हम लोग जब हम उनको एज अ पार्टिकल मानते हैं। क्या मानते हैं, एज अ पार्टिकल। तो अभी जो हम ये चीज़ पढ़ेंगे, तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि EM रेडिएशंस हम ये अभी मान के चल रहे हैं कि वो वेव जैसा बिहेव करती हैं। अच्छा पहले तुम लोग ये मेरी बात सुनो, टॉपिक को ऑब्जॉर्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, शांति से सुनते जाना।
तुमने वेव के बारे में कोई स्टडी की है छोटी क्लास में? वेवलेंथ जानते हो? पढ़ाई हो की है कभी? वेवलेंथ वर्ड सुने? फ्रीक्वेंसी वर्ड सुने? एम्पलीट्यूड वर्ड सुने? सुने हैं ये वर्ड? Yes, ma'am. तो ये जो Yes, ma'am. हाँ, ये जो सारे वर्ड्स तुम लोगों ने पढ़ाई करी है छोटी क्लासेस में ये एक वेव के साथ डील करते हैं हम लोग कि वेव के पैरामीटर्स हैं। वेव को समझने के लिए वेवलेंथ पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है वेव की, और वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सारी समझ होनी चाहिए, है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ईएम रेडिएशंस एक वेव है, अभी ये मान के चलेंगे। तो ये मान के चलेंगे तो हम सारा पढ़ेंगे कि वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है। तो जब हम ये ख़त्म कर लेंगे कि वो वेव जैसा कैसे बिहेव करती है, फिर हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फिनोमिना है जो बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन हो गए, कि नेचर में ऐसे कौन कौन से फिनोमिना हो रहे हैं कि जो हम ईएम रेडिएशन को एक वेव मान के एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि यार कुछ फिनोमिना ऐसे भी हैं जो उसको वेव मान के नहीं एक्सप्लेन हो रहे। फिर रिसर्च की गई, फिर पता चला कि ये फिनोमिना तो तब एक्सप्लेन हो पाएंगे जब ये इनको हम वेव नहीं मानते, वेव की जगह क्या मानते हैं जी? पार्टिकल मानते हैं। देखेंगे वो चीज़। तो करेक्टरिस्टिक क्या है पहले देखते हैं ईएम रेडिएशन के। तो पहली बात तो ईएम रेडिएशन क्या है? एक रेडिएशंस हैं जिनके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ है, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जिस डायरेक्शन में रेडिएशन जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर है। इसका पहला करेक्टर। दूसरा करेक्टर, ईएम रेडिएशंस को मूव करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, अनलाइक साउंड वेव्स या वाटर वेव्स। तीसरा करेक्टर, all types of EM radiations। EM रेडिएशन बेटा हम आगे पढ़ेंगे बहुत टाइप्स की होती हैं। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा अल्ट्रा वायलेट रेस, सुना? यूवी रेस तो बहुत सुनते हैं, है ना। अल्ट्रा वायलेट रेस, रेडियो वेव्स जो रडार वगैरह में सारा काम आता है, माइक्रोवेव्स हीटिंग करने के लिए काम आती हैं, विजिबल लाइट, ये सारी एक्चुअल में ईएम रेडिएशंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ऑल टाइप ऑफ ईएम रेडिएशंस ट्रैवल विद सेम वेलोसिटी। कितनी? स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा बताओ, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? ये तो पढ़ाते हैं 10th 9th में, पता है मुझे। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? 3. कल्ली 3? 3 into 10 raised to power. शाबाश। 3 into 10 raised per 6 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू बेटा याद रखनी है, न्यूमेरिकल च दित्ती नहीं हुंदी तो सानू इहदी बहुत लोड़ पैनी है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है, जड़ियाँ भी सारियां ईएम रेडिएशन होंदियां, चाहे वो रेडियो वेव होन, चाहे वो यूवी रेज होन, चाहे माइक्रो, जड़ी भी ईएम रेडिएशन होगी सारियां स्पीड ऑफ लाइट दे नाल मूव करदियां। ते स्पीड ऑफ लाइट लिए एक सिंबल रखदे आ स्मॉल सी दा। ये सारे बेटा ईएम रेडिएशन दे करैक्टरिस्टिक्स ने। अपना टॉपिक की चल रहा है महक, की पढ़ रहे हैं आप? ये दसो मैनू। Characteristics of EM radiation. मेन टॉपिक क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशंस। उससे भी मेन टॉपिक क्या है जसप्रीत? डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल। बोहर्स मॉडल। हाँ, चलो आगे देखो। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है? करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। अभी मैं पीछे क्या पढ़ा के आई हूँ? पीछे पढ़ा के आई हूँ करैक्टरिस्टिक ऑफ ईएम रेडिएशंस। अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। मतलब क्या है इसका? हम ये ऐसा इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ईएम रेडिएशंस को हम अभी क्या मान के चल रहे हैं महक? क्या मान के चल रहे हैं? बोलो बेटा, वेव मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल मान के चल रहे हैं? Wave. वेव मान के चल रहे हैं। तो वेव मान के चल रहे हैं तो करैक्टरिस्टिक ऑफ वेव हमको पढ़ना जरूरी है। तो वेव का पहला करैक्टरिस्टिक क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल जानते हो तुम लोग? लैम्डा। ये सिंबल बेटा यूज करेंगे। ये तो मैंने ब्रैकेट वैसे डाल दी, चलो कंफ्यूज मत हो, ऐसे लिख लो कर लो।
वेवलेंथ किससे दिखानी है? लैम्डा से। इसको लैम्डा बोलते हैं। तो मान लो ये मैंने सिंपलेस्ट ऐसे बना लिया आपको समझाने के लिए, कोई वेव है। तुम जानते हो इसको क्रस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं, पता है ये बात? Yes, ma'am. तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ को वेवलेंथ बोला जाता है। ए वाला जेड़ा डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है, या ए वाला जेड़ा डिस्टेंस है वो लैम्डा वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ की हुंदा जे मैंने लिखा, मैंने की लिखना चाहिए? इट इज द, आप कुछ लिख रहे हो क्या, बस सुन रहे हो मुझे, समझ रहे हो? लिख रहे हैं मैम। ओके, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। चलो ध्यान दो जरा इधर, अभी पहले सुन लो, मुझे लिखना है तो लिख पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज लिखने पे ज़्यादा अभी जोर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका सारा आपको भेजा है। पहले समझते हैं, देखो। अच्छा मुझे ये बताओ, दिमाग लगा के बताना, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट या एडजेसेंट ट्रफ ਨੂੰ ਆਪਾਂ वेवलेंथ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है? ਤਾਂ डिस्टेंस ਦੇ यूनिट ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਕੀ यूनिट ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਲੈਮਡਾ ਦੇ यूनिट मीटर सेंटीमीटर नहीं ਹੋਣਗੇ? बोलो। डिस्टेंस ਦੇ Yes. यूनिट मीटर सेंटीमीटर ਦਾ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, तो मीटर सेंटीमीटर। Yes, ma'am. हाँ, बट ध्यान दो इधर, ये ना बेटा बड़े यूनिट्स होते हैं। जैसे हमने बोलना है कि हमने यहाँ से 100 मीटर दूरी पे जाना है ना, ये बड़े यूनिट्स हैं। बट ये जो वेव्स वगैरह हैं इनका तो बहुत छोटे डिस्टेंसेस होते हैं, तो इनके लिए हम कुछ और यूनिट्स भी यूज़ कर सकते हैं साथ में। वो यूनिट्स होते हैं नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम। मैं थोड़ा इनके बारे में तुमको बता देती हूँ, लिख लेना कॉपी में, ये चीज़ लिख लेना क्योंकि ये नहीं होगी नोट्स में। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर होता है, क्या बोलते हैं इसको? पिकोमीटर। और ये डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, ये फर्स्ट चैप्टर में आएंगे। ये होता है नैनोमीटर। पिकोमीटर ਹੁੰਦਾ 10⁻⁻12 मीटर। ये क्यों यूज किए जाते हैं? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ बहुत ਛੋਟੀਆਂ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ यूज किए जाते हैं। ਇਹਨੂੰ ਕੀ बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉम याद रखियो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम हमेशा किदे बराबर ਹੁੰਦਾ? 10⁻⁻10 मीटर में। ਤਾਂ 3 कॉमनली यूज करते हैं, इस करके ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ भी बहुत सारे ने, वो ਤੁਹਾਨੂੰ फर्स्ट चैप्टर च करावांगे। तो ये छोटे यूनिट्स हैं और वेवलेंथ में हमें छोटे यूनिट्स चाहिए तो इसमें लिख देते हैं। अब दूसरा करैक्टर देखो, वेवलेंथ तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें भी सुन रखी होंगी आपने, सुनी है कभी? फ्रीक्वेंसी सुना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, इनके सिंबल्स बेटा इनको याद रखना है, मैं लैम्डा यूज़ करूँगी। इसका सिंबल होता है ये। बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे वी बना देते हैं। ये वी नहीं है, वी गलत है, इसका नाम है अपना, इसको न्यू बोलते हैं। ऐसे डाल के ना, ऐसे, फिर ऐसे टेढ़ा, कैसे? ऐसे ऐसे, ये मिलाना भी नहीं है, ऐसे। इसका नाम है न्यू, बोलते हैं इसको न्यू। तो इट्स अ सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स passing through a point, number of waves passing through a point in 1 second। यहाँ पे लिख दिया in 1 second। मतलब कि ऐदा देख दें, क्या कर रहे थे हम? फ्रीक्वेंसी न्यू, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है ना, इसमें से कितनी वेव्स निकल रही हैं? जैसे मैंने बोल दिया जी, सपोज करो, इमेजिन करो फ्रीक्वेंसी 1000 है। वैसे इन्नी नहीं ਹੁੰਦੀ, बहुत ज़्यादा ਹੁੰਦੀ है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 1000 ਵੇਵਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੇਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਆ
ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਇੱਕ ਵੇਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਵ, ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ, ਚੌਥੀ ਵੇਵ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਵਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 1000 ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ 1000 ਵੇਵਸ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ, ਬਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ है, यदि कोई इतनी भी वो नहीं है, बट इट वुड बी बेटर कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो कंपटीशन क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। जितना आपके स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स होंगे उतने फिर बढ़िया रैंकिंग आएगी। और इसका बेटा यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स फ्रीक्वेंसी के होते हैं सेकंड इनवर्स, टाइम इनवर्स है बेसिकली, या इसके यूनिट्स हर्ट्ज भी होते हैं। हर्ट्ज का सिंबल सुना होगा HZ, second inverse या hertz, they will be the units of frequency. Now third parameter is wave number. जसप्रीत, कौन कौन से हमने करेक्टर कर लिए वेव के? मैम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब कर रहे हैं वेव नंबर। वेव नंबर का सिंबल ये है। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं न्यू बार। न्यू डाल के उसके ऊपर ये एक लाइन लगा देनी है, इसको बोलते हैं न्यू बार। और इसका फॉर्मूला होता है 1/λ। ये बहुत काम आएगा। ये वेवलेंथ द इनवर्स है। वेव नंबर क्या है? वेवलेंथ द इनवर्स है। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। कि एक यूनिट लेंथ हमने मान ली, उसमें कितनी वेव्स आएंगी, उसको वेव नंबर बोला जाता है। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ एंड इट इज इक्वल टू 1/λ। अच्छा, आप दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि वेव नंबर के यूनिट्स क्या होंगे। यस, बी क्विक। बोलो बोलो, इन्ना दिमाग लाना पैना। लैम्डा के यूनिट की होंगे ने? अरे अभी पढ़ के तो आए थे लैम्डा के यूनिट्स। आर यू नॉट लिसनिंग टू मी? मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ 1/λ। ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਨੈਨੋਮੀਟਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਪੀਕੋਮੀਟਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੀਕੋਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੋਰ ਕਾਮਨਲੀ वेव नंबर दे यूनिट्स केड़े यूज किते जांदे ने? सेंटीमीटर इनवर्स। समझ लग गया? यस मैम। चलो अगला देखो, करैक्टर करते हैं। महक, तुहानू समझ आ गया? यस मैम। अच्छा, अगला करैक्टर है वेलोसिटी। वेलोसिटी दा सिंबल V। नॉर्मल जिहड़ी वेलोसिटी हुंदी है, स्पीड तो मतलब वेलोसिटी मैं तां लिखता क्योंकि डायरेक्शन लैने आपां। सो की हुंदी है? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट लेंथ। सॉरी, पर यूनिट टाइम। स्पीड की हुंदा डिस्टेंस बाय टाइम हुंदा ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, या डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड भी कह सकते हो। दे यूनिट की होंगे मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम या पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी हो गई। वेव की वेलोसिटी की बात भी हो सकती है। तो महक, एक बार तुम बोलो कौन कौन से हमने वेव के अभी तक करैक्टर पढ़े हैं, उनके नाम बोलो फटाफट।
wavelength, वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? lambda, लैम्डा। अगला frequency, क्या सिंबल है? nu, न्यू। शाबाश। अगला wave number, सिंबल? nu bar, यस। नेक्स्ट velocity, सिंबल? v, v। वेरी नाइस। नाउ जसप्रीत, प्लीज टेल व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा, जसप्रीत? It is a symbol of wavelength. Yes. Units, can you please tell me the units? बेटा डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का मीटर यूनिट है, सेंटीमीटर है, नैनोमीटर मैम है। वेवलेंथ के यूनिट्स बताने हैं। हाँ जी बेटा, आ वाले ने। चलो मीटर एंड सेंटीमीटर। हाँ, बाकी होर भी हुंदे ने। फ्रीक्वेंसी दे दसो। सेकंड्स और हर्ट्ज। सेकंड इनवर्स राजा, सेकंड इनवर्स है बेटा। सेकंड इनवर्स। हाँ, ये ओके उल्टा मैम। हो जाऊगा नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जानी। वेव नंबर दे। मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। वेलोसिटी दे मीटर पर सेकंड। मीटर्स लास्ट, पर हाँ सेकंड। लास्ट करैक्टर लिख लो, इत्थे लिख दिनी है टाइम पीरियड। की करैक्टर है? टाइम पीरियड। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਵੇਵ ਫॉर वन कंप्लीट साइकिल। टाइम टेकन बाय वेव फॉर वन कंप्लीट साइकिल। वही है कि एक वेव को, जैसे एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। एंड टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी होता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे वेव नंबर और वेवलेंथ ऑपोजिट है, वैसे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्या होता है टाइम पीरियड? एक वेव ने एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया। ये वेव का साइकिल क्या है? यही है कि इतना पूरा पास होने में कितना टाइम लिया उसने। टाइम पीरियड के यूनिट क्या होंगे? टाइम वाले। टाइम के यूनिट क्या होते हैं? सेकंड होते हैं, मिनट होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल यूनिट्स होंगे। तो ये 5 जो होते हैं बेटा, ये किसी भी वेव के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और हम अभी ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम डील कर रहे हैं ईएम रेडिएशंस के साथ, और अभी हम ईएम रेडिएशंस को एक वेव मान के चल रहे हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक एक तरीके से ईएम रेडिएशंस के कैरेक्टरिस्टिक बन गए। क्या तुम लोग ये बात समझ पाए ढंग से? कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। यस मैम। अब आगे चलो। अगला बेटा एक टॉपिक हुंदा है, वो हैगा इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम। ये सारा लिखा होया, जस्ट समझ लो। कल्ला पढ़ के समझ नहीं आना, फोकस ना समझ लो मैं की समझा रही हूँ। ईएम स्पेक्ट्रम की हुंदा बेटा एक। नाउ वी नो व्हाट आर ईएम रेडिएशंस। हमको अच्छे से समझ में आ चुका है कि ईएम रेडिएशंस क्या है। तो जो बेटा ईएम रेडिएशंस होते हैं ना, वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, अल्ट्रा वायलेट रेज, गामा रेज, एक्स रेज, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। अब मान लो जैसे मैं एक्स रेज लिख रही हूँ, या मान लो मैं गामा रेज लिख रही हूँ, या मान लो मैं अल्ट्रा वायलेट रेज लिख रही हूँ। इनकी गामा रेज की अपनी फ्रीक्वेंसी होएगी, अपनी वेवलेंथ होएगी, अपनी मतलब इनकी एक रेंज होती है कि इस रेंज में से इस रेंज में एक्स रेज है, इतनी रेंज और इतनी रेंज में गामा रेज है, इतनी रेंज और इतनी रेंज में आपकी अल्ट्रा वायलेट है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ होती है। अब इनको मैं किसी एक ऑर्डर में बना लूँ। ऑर्डर का मतलब क्या है कि मान लो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ और मैं बोलूँ इंक्रीजिंग वेवलेंथ का मैंने ऑर्डर लिख लिया कि सब तो घट वेवलेंथ की फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर जो मैं बना लिया किदा वेवलेंथ का। डिक्रीजिंग भी बना सकते हो, कहने का मतलब एक ऑर्डर च उन्होंने लिख लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ का, या कह लो डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का। ਜਿਹੜਾ भी तुसी ऑर्डर बना लो, एक ऑर्डर बना लो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग।
वो ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ C = न्यू लैम्डा, ये भी याद रखना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यूज होगा। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था 10 मिनट पहले कि C क्या है, ध्यान से सुना होगा तो याद होगा, बताओ। नहीं सुना, इसका मतलब ध्यान से बेटा। C बोला था ना 3 × क्या लिखा है मैंने? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, तो उसके लिए C यूज करते हैं। तो ये स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली ये वेलोसिटी ऑफ EM रेडिएशन लिख रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मेरी सारी EM रेडिएशंस किससे मूव करती हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। हमने एक कैरेक्टरिस्टिक लिखा था यहाँ पे, देखो, ऑल टाइप ऑफ EM रेडिएशन ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी, इतनी। ठीक है, तो ये क्या था? महक, ये की हुंदा बेटा? न्यू की हुंदा? न्यू क्या है ये? नाम बोलो इसका, शाबाश, जल्दी। फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है? वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो मैं ये लिख सकती हूँ न्यू = C/λ यहाँ से। यस। सो हम लोग कर रहे थे C = न्यू लैम्डा। ठीक है, तो क्या हमें यहाँ से पता चलता है कि लैम्डा = C/न्यू, या न्यू = C/λ, जैसे मर्जी लिख लो। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ महक एंड जसप्रीत कि न्यू एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर? बोलो। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हम बात क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इफ वी अरेंज दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर, then that order will be known as electromagnetic spectrum. So मैंने एक शॉर्टकट बनाया है इसको याद रखने के लिए, अदरवाइज ये ऑर्डर याद रखना काफ़ी मुश्किल वाला काम है। वो शॉर्टकट भी नोट्स में है, अभी मैं आपको समझा देती हूँ। तो वो शॉर्टकट ऐसे है, Rose mother is visiting Uncle Xavier's garden। हर एक का पहला वर्ड उठा लो। पहला लेटर। तो देखो, अब G फॉर गामा रेज। पहला मैं पूरा नाम लिख देनी है, गामा रेज, सिंबल ये हुंदा गामा रेज। ठीक है, गामा रेज बेटा मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रही हूँ, ध्यान रखना व्हाट आई एम राइटिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है, एंड जेवियर का एक्स ले लिया मैंने, एक्स रेज, उससे ज़्यादा वेवलेंथ एक्स रेज की। U फॉर अल्ट्रावायलेट, उससे ज़्यादा वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेज की। उससे ज़्यादा वेवलेंथ विजिबल रेज की। उससे ज़्यादा वेवलेंथ I फॉर इंफ्रारेड रेज की। M फॉर माइक्रोवेव्स। उसके बाद R फॉर रेडियो वेव्स। बट रेडियो वेव्स में ना बेटा ये टाइप्स होती हैं, ये ना याद रखना इसको, और रेडियो को इसमें ना डिवाइड करके लिखा जाता है। ये भी रेडियो वेव्स ही हैं, मैं बताती हूँ।
देखो ये ना थोड़ा उसमें होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। रेडियो वेव्स की आगे टाइप्स होती हैं। तो एक होती है सबसे रेडियो वेव्स ही, लॉन्ग रेडियो वेव्स मतलब जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। उसमें आपको कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। सो ये जो ऑर्डर है इसको क्या बोलते हैं, ईएम स्पेक्ट्रम। दोबारा देखो, शॉर्टकट समझ में आ गया। गामा रेज मिनिमम, उससे ज़्यादा वेवलेंथ एक्स रेज, उससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट, उससे ज़्यादा विजिबल, उससे ज़्यादा इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स। रेडियो वेव अगे डिवाइडेड ने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ते फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स। अच्छा मैंने एक गल दसो, जे मैं कह रही हाँ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा? यस मैम। क्योंकि वो एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਗ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੱਲੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਮਹਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ? महक, आई एम आस्किंग, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी या सबसे कम? ज़्यादा। सबसे ज़्यादा। और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम। और गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। आई बात समझ में? ये ऑर्डर आपको याद करना है, और ये ऐसे नहीं याद होगा, शॉर्टकट से कर लेना। और बेटा जो विजिबल होता है उसमें आपको पता ही है, फर्दर ये विबग्योर होता है, इसमें 7 इसमें कलर्स होते हैं जो मर्ज करके वाइट लाइट बनाते हैं। ठीक है, और इनकी तुम रेंज करो, जो विजिबल की रेंज याद रख लेना, 400 से 750 इसकी रेंज है। किसकी? वेवलेंथ की, नैनोमीटर में। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के अराउंड इसकी मतलब यही हमें दिखाई देती है, बाकी हम इन किसी को नेक्ड आई से नहीं देख सकते। विजिबल की रेंज कितनी होती है? वायलट ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇਖੀਏ 400 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਰੈੱਡ ਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਧਦਾ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 750 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਵਾਂ। ਥੋੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਵੇਸਟ ਹੋਏ। क्लियर मैम। ओके, चलो मैं अब अगले पेज पे चलती हूँ और लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन लिखो। अच्छा, एनसीईआरटी के बेटा न्यूमेरिकल्स अभी मैं ले रही हूँ जो इंटेक्स में है, सॉल्व एनसीईआरटी में। बट आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब मैं करा दूंगी ना उसके बाद खुद से करके देखने हैं, बट बिना एनसीईआरटी से सॉल्यूशन नहीं देखने। और आपके पास बुक्स होंगी एनसीईआरटी की, हैं दोनों के पास? नई बुक्स नहीं है क्या पुरानी है? ओल्ड। ये मैम। अच्छा चलो देख लेना, मेरे पास नहीं है तो उसमें ना पेज नंबर 69 है, चैप्टर 2। आप देख लेना, आपका पेज थोड़ा बहुत आगे पीछे होएगा। बैक एक्सरसाइज है, एटॉमिक स्ट्रक्चर दी बैक एक्सरसाइज है जी, ਉਹਦਾ मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2.3 एटॉमिक नंबर मास नंबर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, 2.3 2.4 ਤੇ 2.6 2.7 ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ मैं न्यूमेरिकल्स कुछ कराऊंगी, उस तो बाद तुसी ये सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। 2.39 2.40 ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.42 कराया ਸੀਗਾ, क्लास कराया सी है। जसप्रीत तुम शायद सारे नहीं कर पाओगे, तो देख लेना कौन से कर पा रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग कर लेना। साथ साथ ये काम करते रहना, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है ये, और बहुत देखो एनसीईआरटी में ही इसके 67 क्वेश्चन सिर्फ बैक एक्सरसाइज में है, अंदर वालों को छोड़ने के बाद। ओके, तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2.5 ले रही हूँ। ये एनसीईआरटी का है, इंटेक्स मतलब ਜਿਹੜੇ अंदर ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ हैं, इंटेक्स सॉल्व्ड एग्जाम्पल है।
ध्यान दो हुण न्यूमेरिकल ते। देखो +1 +2 बेटा कोई औखी नहीं हैगी, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 9 10th ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ +1 +2 ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। +1 +2 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਐਂਡ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੱਸੂਗੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਨੀਟ ਜੋਗਾ ਮਿਨੀਮਮ। Calculate wave number and frequency of yellow radiation having wavelength 5800। मैं KCAL सिंबल डालना है मैंने, इसका नाम क्या है? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। अच्छा एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को, बेटा केमिस्ट्री में ना कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी रहेंगी। अच्छा आपको मैंने ये पहले लेक्चर में बताया था, अब आपको पता नहीं याद है कि नहीं। जो केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बताया था? यस मैम। हाँ, तो मतलब जिसमें मेन्स लॉज वगैरह होंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑर्गेनिक में तुम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ डील करोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेचर में जो सॉल्ट्स मिनरल्स पाए जाते हैं उनके साथ डील करोगे। ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चन तुमको कराने जा रही हूँ वो एक न्यूमेरिकल है, और जब भी तुमको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना तो उसका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? उसमें पहले डाटा बना लेते हैं। डाटा बनाने का मतलब क्या होता है? डाटा बनाने का मतलब ये होता है कि जो न्यूमेरिकल में चीज़ें दे रखी हैं उनको सिंबल वाइज लिख लेना, या जो पूछा हुआ है उनको लिख लेना। जैसे इसने पूछा है कैलकुलेट वेव नंबर, वेव नंबर का सिंबल याद है जसप्रीत? क्या था वेव नंबर का? न्यू बार। न्यू बार। तो मतलब हमको न्यू बार निकालना है, कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू। किदी कैलकुलेट करनी है? येलो रेडिएशन है। येलो रेडिएशन मतलब ये कह रहे हैं एक्चुअली वेबगोर विच हुंदा ना, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਨੇ येलो वाली देती ਤੁਹਾਨੂੰ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कहता है येलो रेडिएशन थी जिसकी लैम्डा की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? पहले वेव नंबर निकालते हैं। वेव नंबर और लैम्डा का क्या रिलेशनशिप होता है? अभी मैंने बताया था, बताओ। 1/λ। 1/λ, वेरी गुड। अच्छा अब यूनिट्स की कहानी होती है बेटा केमिस्ट्री में बड़ी ये तो लिख लिया हमने, बट मैंने तुम लोगों को आज ये एक बात बताई थी कि ये जो वेव नंबर है इसके ज़्यादा यूनिट्स कौन से? ज़्यादातर यूनिट्स इसके सेंटीमीटर इनवर्स यूज़ किए जाते हैं, तो हमको आंसर इसमें निकालना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। वैसे गलत नहीं होएगा जो तुम ये भी कर दोगे, बट ज़्यादा वधिया भी तुहाडा आंसर सेंटीमीटर इनवर्स जाए। तो हुण करिए किवें, देखो ध्यान नाल। तुहाडे कोल 5800 एंगस्ट्रॉम है ना। मैं अभी आपको बता के हटी हूँ कि एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? बोलो। 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, ये 10⁻⁻10 ये मीटर को, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती? 10⁻⁻10 तो उदा ही रहन था। मीटर नूं मैं किहदे च बदल लिया? सेंटीमीटर च। पहला मैं की कीता, आर्मस्ट्रॉन्ग मैनू पता है कि एक एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हुंदा है, तो 5800 इंटू एंगस्ट्रॉन्ग सीगा, तो 5800 एंगस्ट्रॉन्ग नूं हटा के मैं 10⁻⁻10 मीटर पाता। फिर मैं मीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं, फिर मैनू पता है भी 1 मीटर च 100 सेंटीमीटर होंगे हैं, तो मीटर हटा के मैं 100 सेंटीमीटर लाता। इन्नी गल समझ आई? जल्दी जवाब दो। यस मैम। यस मैम।
ਇਹਦਾ मतलब आई कैन ईजिली राइट इट, देखना ध्यान से, 58005800 इंटू 10⁻⁻8 ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं इसको? Yes, ma'am. आंदा ना अन्ना करना था? Yes, ma'am. यस मैम। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, इंटू 10⁻⁻8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ? हाँ जी मैम। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ यस मैम। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ 1/5800, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲੇ ਕੱਟ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 10⁻6, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1/58। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣੀ। 1/58 ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਬੇਟਾ ਕਰੋਗੇ ਰੈਂਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਓ ਵੀ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹੁਣ। यस मैम। अच्छा, एक चीज और मैम, अगर इनकी कैलकुलेशन ना करने मतलब सिर्फ एक तक आंसर छाड़ सकते हैं? नहीं छाड़ करना सकते होगा नंबर, नहीं जी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नंबर नहीं मिलने। ओके मैम। डॉक्टर बनना है, थोड़ी मेहनत करनी पैनी है। चलो इधर देखो, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਹਲੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜਲਦੀ। मैं डेसिमल जीरो डेसिमल्स ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ 2 ਪਲੇਸਿਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। यस मैम। ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ? ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ? राइट। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਸ਼ਿਫਟਡ ਡੈਸੀਮਲ ਬਾय कितनी प्लेसेस? 2 places to the right side। अच्छा, जब भी डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करोगे, जितनी प्लेसेस शिफ्ट करोगे पावर उतनी कम हो जाती है, याद रखना। पावर पहले 6 थी उसकी, तो अब पावर 4 आ जाएगी। तो मैं उरे लिख देनी आंसर, ये आंसर है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਐ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਵੇਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, 1 ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਇੱਕ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਪਾਵਰ ਉਨੀ ਪਲੇਸਿਸ ਘਟ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਨੀਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੀਆਂ 4-5 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ।
आ गई गल समझ? महक, जसप्रीत? यस मैम। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, c = ਨਿਊ ਲੈਮਡਾ, ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਤਾਂ ਨਿਊ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, c/λ, ਬੋਲੋ। ਭੁੱਲ ਗਏ? यस मैम। ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ। 1/λ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਟ ਫਿਰ ਬਟ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਟ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਮੈਂ? इतना बोल दे कुछ नहीं बेटा जी। ये समझाई की पुट किता है? नो मैम। अच्छा मैम ये 1/λ क्यों मैं लिखिया? दस दिया 2 मिनट ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ? यस मैम। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ ਲੈਣੇ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੱਭਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਬੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣੇ ਕਰਾਇਆ यस ਸੀ मैम। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 1/λ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰੋਂਗੇ ਪੇਜ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਕਰਤਾ, ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਨੀ ਹੈ। c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 3 × 10⁻8 मीटर ਲੈਮਡਾ पर ਕਿੰਨਾ सेकंड। ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ। ਬਟ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸੋਲਵ? यस मैम। ਹੁਣ ਪਾਵਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ 8 ਹੈ, ਇਹ -10 ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ +10 ਬਣ ਜੂਗਾ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਆ ਨੀਚੇ ਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਾਵਰ 10 ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ ਬਚੂਗਾ। ਉਹੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ, ਹਰਟਜ਼ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਉਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਆਨਸਰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਵਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ 18 ਤੋਂ 14 ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਬੇਟਾ? यस मैम। ਓਕੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਡੈਮੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।